हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके अभी कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक। तो उन सभी जो भी आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या जो भी अभी तक CHSL के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो उनमें से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि CGL में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या थोड़ा रिलेट करके सेम टू सेम थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज करके आपसे पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो वो कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आपके लिए। तो ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले करके जाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चंस आप एग्जाम से पहले करके जाना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। वेट, हाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में बोले रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्फीयर्स इज गिवन एज 1:4। द लार्जर स्फीयर इज मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स। Okay, and 125 identical spheres are made of the molten material. The smaller sphere is melted and 27 identical spheres are made out of the molten. देखो क्वेश्चन काफी लेंदी है तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। उसने बोला है डायामीटर ऑफ टू स्फीयर्स, तो आप दो स्फीयर्स हैं, एक बड़ा स्फीयर और एक छोटा स्फीयर है। तो जो डायामीटर का रेशियो होता है एग्जैक्टली सेम रेशियो किसका होता है, उनके रेडियस का रेशियो होता है। तो अगर इनके डायमीटर का रेशियो 1:4 है तो इसका रेशियो भी 1 और इसका रेशियो भी 4 होगा सिमिलरली। अब इन्होंने बोला है द लार्जर स्फीयर इज मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्मॉलर आइडेंटिकल स्फीयर्स आर मेड आउट ऑफ द मोल्टन मटेरियल। ओके, तो इससे इन्होंने 125 और इससे इन्होंने 27 स्फीयर्स को, नए स्फीयर्स को बनाया है। तो यहाँ पे 125 और यहाँ पे 27। अब इन्होंने बोला इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच 125, इसकी वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 125 ईच बोला है, लेकिन ये ध्यान रखना डिवाइड बाय ईच वॉल्यूम ऑफ जो 27 बने, तो इनकी वॉल्यूम का आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1:m। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो देखो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि इस मटेरियल को या इस स्फीयर को मेल्ट करके इससे 27 स्मॉलर स्फीयर बनाए। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप किसी मटेरियल को मेल्ट करके कोई दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उनकी हमेशा वॉल्यूम्स को इक्वल रखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्या होगी, तो इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई 1 क्यूब शुड बी इक्वल टू 27 स्मॉलर स्फीयर्स हैं। तो 27 4/3 पाई R1 क्यूब, इसको हम R1 से एज्यूम कर देते हैं, तो ये कट जाएगा। तो R1 क्यूब इज इक्वल टू 1/27 और 27 किसकी क्यूब है, 3 की क्यूब। तो यहां से R1 क्या आया, 1/3। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा अभी यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना आप लोग। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई 4 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब। और ऐसे कितने बने हैं, ऐसे बने हैं 27। तो इसको चलो, इसको हमने R1 नाम दिया है और इसको हमने R2 नाम दिया है। तो ऐसे बने हैं 27, सॉरी वेट, ऐसे बने हैं 125। तो ये इससे कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा R2 होल क्यूब इज इक्वल टू 4/5 की क्यूब। तो R2 इज इक्वल टू 4/5। तो देखो रेडियस 1 रेडियस 2, तो रेडियस 1 इसको एज्यूम किया हमने। तो जो 125 बने वो ये वाले हैं, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ 125 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 27। बट इसमें हमें वॉल्यूम ईच की बतानी है, तो ईच की वॉल्यूम, तो ये होगा 4/3 पाई ईच। 125 वाले की वॉल्यूम सॉरी रेडियस क्या है, 4/5, तो 4/5 क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई इंटू 1/3 क्यूब। ये किसके इक्वल गिवन है, 1/m के इक्वल है। तो यहां से ये कट जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो m की वैल्यू ये m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी। तो आप सॉल्व कर लेना, m इसके बाद जनरेट हो जाएगा 125/1728। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर देता हूं मैं अभी के लिए। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब विच इज 125 डिवाइड बाई 4 क्यूब 64, 3 क्यूब 27।
वेट, ठीक है ये एक सेकेंड, m की वैल्यू हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी 90 डिग्री है, ये ए बी सी है। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स इफ कोसेक ए इज इक्वल टू 2√2। तो देखो कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक ए बोला इन्होंने, तो हम एक काम करते हैं, ए को नीचे या सी भी बोला है, कोई नहीं फिर तो छोड़ो। कोसेक ए इज इक्वल टू 2√2/1। तो कोसेक किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस है 2√2, परपेंडिकुलर है 1, तो 2√2 परपेंडिकुलर 1 है, तो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर क्या होता है 8 माइनस इसका स्क्वायर 7, तो ये √7 वैल्यू आएगी। आपसे पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखो ये किसी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूं, साइन ए प्लस सी इक्वल होता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यही वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो बेसिकली आपको निकालना है साइन ए प्लस सी, और ए प्लस सी, देखो ए और सी एंगल क्या है, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो साइन आपको निकालना था 90 डिग्री जो कि 1 होता है। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी कैलकुलेट नहीं करना है, आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि साइन ए प्लस सी 90 डिग्री होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि आप एग्जाम में डायरेक्ट ये अप्रोच करते हो, तो आप देख लेना एक बार क्या आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन में बोला है इन अ ट्रायंगल एबीसी टू मीडियंस एडी एंड बीई इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल। तो एक ट्रायंगल है जिसमें इन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए डी एंड बी ई मीडियंस हैं, ए डी एंड बी ई आर मीडियंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी एट राइट एंगल 90 डिग्री पे। तो AD 18 है, अगर ये कंप्लीट 18 है तो मैंने क्या बताया था, इसका रेशियो 2:1 होता है। तो अगर ये 2 ये 1 पार्ट, तो 18 डिवाइड हो रहा है 2 और 1 3 पार्ट्स, तो ये 6 होगी 1 पार्ट की वैल्यू, तो 6 का डबल ये 12 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब BE 12 सेंटीमीटर है, अगर BE 12 सेंटीमीटर है तो 12 के 3 पार्ट्स, तो 1 पार्ट 4 हो गया, तो 2 पार्ट्स 8 एंड ये हो जाएगा, सॉरी 8 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 4। अब आपसे पूछा है तो BD की लंबाई बताएं, तो BD ये लेंथ है, यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो 8 और 6 का ट्रिपलेट क्या होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम 10 हो जाएगा। या फिर वैसे पाइथागोरस आपको पता होगी, नहीं पता हो तो पाइथागोरस लगा लेना, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, तो ये 64 प्लस 36 इज इक्वल टू BD स्क्वायर, तो BD यहाँ से आ जाएगा 10, ठीक है। इतना लिखना नहीं है आपको, एग्जाम में बहुत कम लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3:4:5। देखो अगर इनको हम लेंथ ब्रेथ और हाइट मान लें, लेंथ रेशियो ब्रेथ रेशियो हाइट विच इज 3:4:5, तो इसको हम x की टर्म में मान सकते हैं। Its surface area is equal to the surface area of cube with side 6 units. What is the approximate volume of the cuboid? ठीक है, चलो देखो सिंपल सा है, इन्होंने क्या बोला है, ये एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको तीनों मेंशन है। इसकी जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसकी साइड 6 है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, तो वो होता है ट्वाइस ऑफ LB BH प्लस HL इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद साइड 6, ठीक है। एक क्यूब है तो क्यूब का एरिया क्या होता है 6A स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू L इंटू B 12x स्क्वायर, दिस इंटू दिस 20x स्क्वायर, दिस इंटू दिस 15x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 47x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 36, तो 2 से कैंसल आउट 3, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्दर
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 47। देखो अब इन्होंने जो पूछा है वॉल्यूम वो क्या है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, और यहाँ पे ऑप्शंस क्या है सभी, देखो बहुत ज्यादा दूर दूर ऑप्शंस है, तो आप इनके अप्रोक्स वैल्यू से ही काम चला लेंगे। देखो क्या ये 12 का 4 टाइम्स लग रहे हैं जी, और ये 12 का 9 टाइम्स है, तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं अप्रोक्सीमेटली, हमने यहाँ वैल्यू को एक्सीड किया है तो एक्चुअल में वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ x है। तो चलो अब आपसे क्या पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 60, x इंटू एक्स क्यूब, तो आंसर हुआ 60 इंटू 3/2 3/2 3/2, तो ये कट जाएगा 15 पे, तो आंसर हुआ 15 इंटू 27/2 विच विल बी नियर टू 210। आप इसे चेक कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, बहुत इजी है। इसके बाद नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD is a tangent to a circle of circumference 88 सेंटीमीटर with its center O। तो इन्होंने बोला एक सर्कल है और CD क्या है, एक टेंजेंट है। देखो जब भी वो CD को टेंजेंट बोले तो आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना हमेशा, C and D। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी इन्होंने बताया नहीं है, विद सेंटर O, सेंटर O, सर्कमफेरेंस सर्कल की 88 है, तो सर्कमफेरेंस होती है 2πr इज इक्वल टू 88, तो ये कैंसल आउट, तो r की वैल्यू क्या आई 14, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 14 है। इन्होंने बोले OC कट्स द सर्कल एट P, OC कट्स द सर्कल एट P, OD कट्स द सर्कल एट V, OD ने सर्कल को V पे कट किया, COD एंगल COD 90 डिग्री, ये रेडियस हमने पता की थी 14 है, ये भी 14 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला, लेंथ ऑफ PC इज इक्वल टू 6, PC इज इक्वल टू 6, व्हाट इज द हाफ ऑफ CD, तो आपको CD का हाफ वैल्यू बतानी है, आपको जो आंसर निकालना है वो CD का बाई 2 टाइम्स बताना है। इफ OD एक्सीड्स OC, जो OD वैल्यू है, देखो इन्होंने क्या बोला है, यदि OD OC से 1 सेंटीमीटर अधिक है, OD जो है वो इस OC से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये कितना हुआ 20, तो ये कितना होगा 21, तो ये 14, तो ये कितना बचा 7। तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, 14 और 6 20 और 21, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना 20 और 21, तो ये एक ट्रिपलेट होता है 20 और 21 का, जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू 29 आती है। तो ये पूरी CD क्या आई 29, और पूछा आपसे CD/2 है, तो 29/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ट्रिपलेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इन ट्रिपलेट को लिख लेना, 5 12 13 3 4 5 7 24 25 8 15 17 12 35 37 49 41 60 11 61, ये सारे ट्रिपलेट हैं आपके नंबर की फॉर्म में। तो एक ट्रिपलेट और याद रखना है आपको, जो कि वेरिएबल्स की फॉर्म में होगा, a² माइनस b² 2ab एंड a² प्लस b²। तो जब आपको मैं ट्रिगो पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारा एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, अभी हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं इन सबको। तो ये ट्रिपलेट है और ये भी कुछ ट्रिपलेट है, तो याद रखना इनमें हाइपोटेनस कौन है, ये सबसे बड़ी वैल्यू हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है। चलो नेक्स्ट है इसमें, इफ द रेडियस ऑफ द रोलर, एक रोलर है जिसकी रेडियस 49 है, लेंथ इज 200 मीटर, इसकी लंबाई 200 मीटर है और 200 सेंटीमीटर है। इट टेक्स 700 रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए एक बार आगे बढ़ने में 700 पूर्ण चक्कर लगते हैं। इसका मतलब देखो, अगर एक ये प्लेग्राउंड है तो इसको एक बार रोल करे तो मान लो इतना सरफेस कवर किया, 2 बार करें तो इतना सरफेस किया, तो ऐसे कितनी बार रोल करना पड़ेगा इसे 700 700
कोई नहीं, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे था, 49 200 प्लेग्राउंड, इसे रोल करना है 700 टाइम्स। जब आप इसे एक बार रोल करोगे तो ये क्या कवर करेगा, देखो जब ये, जैसे ये आपका रोलर है, अगर आप इसे एक बार रोल करोगे तो ये जमीन को क्या टच करेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे, ठीक है। तो अगर आप एक रेवोल्यूशन दोगे तो एक बार कर्व्ड सरफेस एरिया कवर होगा, और अगर 700 रेवोल्यूशन होंगे तो 700 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और यही सरफेस एरिया किसका होगा, यही होगा प्लेग्राउंड का एरिया। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई की फॉर्म में नहीं है तो इसे 2 पाई r 49, हाइट 200, ये हो गया 1 रेवोल्यूशन लगाने का, लेकिन कितने रेवोल्यूशन है, 700, तो ये 700 इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो इसे सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 एंड 88, तो 88 इंटू 49 इंटू 4 टाइम्स 0, तो ये आपका आंसर है। देखो आंसर के एंड में 4 जीरो होंगी, तो 4 0 4 0, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, अब ये दो आंसर बचे। अब देखो 4 0 के बाद एंड में 2 होगा, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब आपका जो आंसर होगा वो 49 का मल्टीपल है तो 7 का भी मल्टीपल होगा, और 11 का भी होगा, 8 का भी मल्टीपल होगा। तो अब आप इसमें मल्टीपल चेक कर दो, जो कि डिविजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी लगाएंगे हम किसकी, 11 की, क्योंकि देखो डिजिट्स डिफरेंट, सॉरी इसकी डिजिट यहाँ पे ना चेंज करना, 4312 होगी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलो 11 का रूल कैसे लगता है, ऑल्टरनेट प्लेसेस, 4 + 1 5, 3 + 2 5, डिफरेंस 0, तो ये 11 का मल्टीपल है। और ये 6 और 5, 6 - 5 ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, AB 6, BC 8 और AC 10। देखो AB 6, BC 8 और 10, तो 6 8 10 से क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट बनता है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इन्होंने क्या बोला है, AC 10 है, तो अगर ये AC है तो ये हाइपोटेनस होगी सबसे बड़ी, तो ये 6 8 और ये B। लेट M be a point on AC such that BM is equal to 5। इन्होंने क्या बोला है कि M एक पॉइंट है, तो उसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि जो BM है वो 5 है। तो देखो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, पिछली कुछ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जब आप यहाँ एक सर्कल बनाते हो तो इस सर्कल को सर्कम सर्कल बोला जाता है, और ये तीनों क्या करती हैं, रेडियस का काम करती हैं। तो ये 5, ये 5, ये भी 5 हो जाएगी। क्लियर, चलो इसे भी थोड़ा याद रखना है। अब इन्होंने क्या बोला है, विद अ पॉइंट D अ ट्रायंगल BMD इज फॉर्म्ड। एक पॉइंट D है, कोई भी रैंडम पॉइंट, जिसमें से हमें BMD ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो यहां बना देंगे हम। आगे क्या बोला इन्होंने, द ट्रायंगल BMD इज सिमिलर टू ABC, और ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BMD भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो बना देते हैं। तो इन्होंने बोला है BMD और ABC दोनों सिमिलर है विद, यहां पे ये वाली स्टेटमेंट मिसिंग है, देख लेना, विद BM अपॉन AB, मतलब जो BM और AB का रेशियो है BD और AC, मतलब ये सिमिलरिटी इन्होंने ठीक लिखी है। तो यहां पे देखो ABC में 90 कौन, B, तो यहां पे 90 कौन होगा, M, तो यहां लिखेंगे BMD और ABC। अब इन्होंने देखो हमें BM ऑलरेडी बता दी थी, ये 5 है, AB हमें पता है 6 8 10 है। अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD, तो BD की लेंथ पूछी है क्वेश्चन मार्क की, बहुत सिंपल है, तो सिमिलरिटी लगा देंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 है, यहाँ परपेंडिकुलर 6, तो परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल्स टू हाइपोटेनस डिवाइड बाई हाइपोटेनस का रेशियो, तो ये कट जाएगा 3, ये 5, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 5 × 5 25/3। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A rover steals a bag from a man at 5 p.m. and starts running at 10 km/h. A policeman is informed about the robber at 5:12. तो इन्होंने बोला एक चोर है
देखो इसे आप ऐसे करो, मान लो ये चोर है, 5 बजे एक चोरी करता है और 10 की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। पुलिसमैन को पता चलता है 5:12 पे, तो ये 5 से लेके 5:12 तक दौड़ेगा यहाँ पे। तो चोर क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है। 5:12 पे इन्फॉर्म किया, ही चेजेस हिम ऑन अ साइकिल एट 15। तो यहाँ से जो पुलिसमैन है ये इस चोर को चेज करना शुरू करता है, और चोर की स्पीड से दौड़ रहा था 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसके पीछे पुलिस आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट व्हाट टाइम, तो इन्होंने टाइम पूछा है जब इज द रॉबर कॉट बाय द पुलिसमैन, जब पुलिसमैन उस रॉबर को पकड़ लेगा, चोर को, ठीक है। तो देखो अब देखो 5 बजे चोर यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और 5:12 तक दौड़ता है, तो कितनी मिनट हुई, 12 मिनट। अब 1 घंटे में कितना जाता है, 100 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब होता है हर 60 मिनट में वो 10 किलोमीटर जाएगा, बट हमें तो सिर्फ 12 मिनट लेके जाना है। तो इसे 12 बनाने के लिए 5 से, तो इधर भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 मिनट में कितना किलोमीटर, मतलब वो 2 किलोमीटर ऑलरेडी दौड़ चुका है। अब पुलिस क्या कर रही है, इसका पीछा कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आपसे टाइम पूछा था, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो दोनों के बीच डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगी, तो 15 - 10 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम आ जाएगा आपका आर में, बट हमें मिनट में निकालना है, तो इंटू 60 कर देंगे। तो ये कितना है, 24 मिनट्स। मतलब 24 मिनट के बाद जो पुलिस वाला है इस चोर को पकड़ लेगा। 24 मिनट कितने के बाद, 5:12 के बाद, क्योंकि उसी के बाद ये दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो 5:12 में अगर आप 24 मिनट और जोड़ोगे तो कितने बच गए, 5:36। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। m वेरीज इनवर्सली एज n स्क्वायर प्लस 3। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि जो m है वो इनवर्सली वेरी करता है n स्क्वायर प्लस 3 से, ठीक है। तो m इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर बाई 3, ठीक है। चलो यहां तक। अब देखो जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो, एक सेकंड में इधर से एक्सप्लेन करता हूं। जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो m इज इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, तो k डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 3। अब इन्होंने कंडीशन बोली है व्हेन m इज इक्वल टू 3, यहाँ कर लेना इसे चेंज, व्हेन m इज इक्वल टू 3, यदि m 3 है तो n भी 3 है। तो अगर m 3 है, फर्स्ट केस में कह रहे हैं m 3 है, तो पुट कर दो 3 इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, तो 12 इंटू 3, तो k की वैल्यू जनरेट हो गई 36। और k क्या है, कांस्टेंट, तो ये टाइम के साथ या इनके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, k सेम रहेगा हमेशा। तो सेकंड कंडीशन में इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m व्हेन n स्क्वायर इज 69। तो इसमें दोबारा पुट कर दो, m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू 36 है, n स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने बता दी है 69 प्लस 3, ये तो 36/72 हुआ, तो जो कि कितना होता है, विच इज 1/2। तो है ऑप्शन 1/2, ठीक है 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कंपनी इज ऑफरिंग अ 25% डिस्काउंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अनुराग विजिटेड अ स्टोर, he was trying to find a deal that he would allow him to save at least 390 rupees। इन्होंने बोला एक कंपनी है जो कि 25% का डिस्काउंट देती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। अनुराग विजिट करता है एक स्टोर को, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ डील, वो एक ऐसे डील फाइंड आउट करना चाह रहा है जिसमें कि वो एटलीस्ट 390 रुपीज बचाए। हाउ मेनी मिनिमम आइटम्स ही शुड परचेज इफ ईच आइटम कॉस्ट ₹340। यदि उसे न्यूनतम कितनी खरीदनी, इन्होंने देखो हिंदी में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यदि प्रत्येक वस्तु की कीमत 340 रुपए है तो न्यूनतम कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए, ये गलत है, न्यूनतम कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए, यहाँ पे लिखना था 340, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है मिनिमम कितने आर्टिकल खरीदे। देखो कैसे करेंगे, ईच आर्टिकल कितने का है, 340 रुपीज का। तो अगर ईच आर्टिकल 340 रुपीज का है जिसपे 25% डिस्काउंट है, तो 25% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/4, ठीक है 1/4। $340 की चीज पे आपको डिस्काउंट देना है 1/4 का,
तो इसका 1/4 कितना होता है 85 रुपीज। तो देखो अगर आपको एक आर्टिकल पे 85 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ रहा है और आपको मिनिमम डिस्काउंट कितने का चाहिए 390 का, तो ये आएगा 390 टोटल रुपीज है और आप एक पे कितने का डिस्काउंट दे रहे हो 85, तो 85, तो ये समथिंग बन रहा है 4 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब इसे मिनिमम 4 से ज्यादा आर्टिकल खरीदने पड़ेंगे। चलो इधर से लिखते हैं, मिनिमम इसे 4 से ज्यादा आर्टिकल्स को परचेज करना पड़ेगा। तो 4 से देखो क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 4 आर्टिकल अगर परचेज करेगा तो 85 का 4 टाइम्स कितना होता है ये 340 रुपीज। तो ये 340 रुपीज ही सेव कर पाएगा, जबकि उसे सेव एटलीस्ट कितने करने हैं 390। तो इसे 85 के 5 आर्टिकल मिनिमम खरीदने पड़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा 5 आर्टिकल्स। चलो नेक्स्ट है फाइंड दी। देखो इस क्वेश्चन ने बहुत परेशान किया है बच्चों को, तो थोड़ा ध्यान से समझना। फाइंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ C माइनस B सच दैट 7 डिजिट नंबर 1738B9C। तो 1738B9C डिविजिबल बाय 12। देखो 12 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो 4 और 3 से भी डिविजिबल होगा। 4 का रूल क्या कहता है लास्ट 2 डिजिट, और 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स, सभी डिजिट का सम। तो देखो पहले हम लगाएंगे लास्ट 2 डिजिट वाला। तो ये दो नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए 4 से। तो C की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 92 डिविजिबल है क्योंकि, और C की वैल्यू क्या हो सकती है 6। तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या मिली कि जो C है वो ईदर 2 होगा और 6 होगा। अब हम जाएंगे सेकंड B की वैल्यू पे। देखो C की वैल्यू हमें पता लग गई 2 और 6 है, तो अब हम जाएंगे सिर्फ B की वैल्यू पे जाना है हमें। तो देखो B की वैल्यू पे दो कंडीशंस बनेंगी। फर्स्ट कंडीशन जब C क्या हो 2, और सेकंड कंडीशन जब C क्या हो 6। तो देखो C की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 1738B92। अब 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट, या जो भी 3 से कटता जा रहा है उस वैल्यू को काट सकते हैं हम। जैसे 9, 8 + 1 9, 7 + 2 सॉरी 7 + 3 10, और 10 और 2 12, तो ये कट गया पूरा। तो B की वैल्यू यहाँ पे देखो या तो 0 रख सकते हैं तभी पूरा कट जाएगा 3 से। अब 0 रख सकते हैं और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो नेक्स्ट क्या होगा 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू B की वैल्यू ये 4 वैल्यू मिली, बट C की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ये इस केसेस में B की डिफरेंट वैल्यूज है। अब अगर C की वैल्यू 6 है तो देखो 1738B96, तो ये 3 से ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये कितना हुआ 10 + B। तो 10 के बाद देखो नेक्स्ट मल्टीपल 3 का क्या आता है 12, तो हमें B को 2 रखना पड़ेगा। अगर 2 रख सकते हैं तो 3 और बढ़ाते जाओ, तो 5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। तो B की ये वैल्यू भी मिली। जब C 6 होगा, हमसे किसकी वैल्यू पूछी है लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ C माइनस B। तो देखो अगर C 2 है और B ये वैल्यूज है तो 2 - 0 2 हुआ लोवेस्ट वैल्यू। 2 - 3, अगर आप 2 - 3 पे जाओगे तो ये तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है -1, तो ये नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पूछी है। अब देखो 6 - 2 4 वैल्यू, 6 - 5 लीस्ट 1 आया, 6 - 8 ये तो नेगेटिव जा रहा है -2, तो लीस्ट वैल्यू क्या मिली हमें 1। तो इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है काफी, तो 1 वैल्यू होगी इसमें। नेक्स्ट है 2 circles of radius 7 units each intersect in such a way that common chord of length 7। ठीक है, उन्होंने बोले 2 सर्कल्स हैं जो जिनकी रेडियस 7 है, और कॉमन कॉर्ड भी 7 है। तो अगर ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 और ये भी 7 है मिड वाली कॉमन कॉर्ड। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द कॉमन एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है इनका, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्टेड पार्ट है, तो इसका एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे सिर्फ एक पार्ट को बाहर ले आओ, देखो इसको, अब ये 7 है ये 7 है ये 7 है, तो ये एक इक्विलेटरल हुआ तो 60 डिग्री। अब हमें शेडेड एरिया निकाल के बस उसका डबल करना है। तो देखो कैसे करोगे,
ये क्या है, पूरा सेक्टर है 60 डिग्री का। तो एक सेक्टर में से ऐसे लिखते हैं, एक सेक्टर में से आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, एक ट्रेंगल को जिसकी साइड है 7 है और इसका एंगल 60 डिग्री, रेडियस भी 7 है इसमें, ठीक है। तो एक सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थीटा 60 डिग्री बाई 360, पाई होगा, पाई इन्होंने यूज किया है, हाँ यूज किया है, तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 7 का स्क्वायर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो देखो अब इसमें से मैच कर दो। अब आप इसके बाद ज्यादा सॉल्व नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मैच कर देंगे हम। ये कट जाएगा 6 पे, तो 49/6, इसमें तो सभी ऑप्शन, वेट एक सेकेंड अभी चेक करते हैं, चेक कर देंगे कोई नहीं। 49/6 पाई, तो ये आया 49/6 पाई माइनस 49 √3/4, ठीक है। तो ठीक है, इसे इसके बाद मैच कर दो, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं इसके बाद। तो 49 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इनका 49 ले लेंगे कॉमन, एलसीएम आ जाएगा इनका 6 और इसका 12। तो यहाँ क्या आएगा, 2 से जा रहा है तो ये 2 पाई माइनस ये 3 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। ये आंसर है। इनमें से देखो कौन मैच कर रहा है। कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने शायद। 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 पाई √3/4 साइड का स्क्वायर। ओह सॉरी, इसका डबल करना भूल गए हम, वेट, तभी सोचो आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। देखो इसका ये जो एरिया देगा ये सिर्फ किसका देगा, ये शेडेड का एरिया देगा, अभी उसका डबल करना पेंडिंग था, तो इंटू 2 करना था बस आंसर में। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 49π/6 माइनस √3/4 इंटू 49। तो इस 2 से ये कट जाएगा 3 और 2 पे, ठीक है। तो इनका एलसीएम एलसीएम लेके मैच कर देना, बहुत इजीली मैच हो जाएगा, ठीक है। बस वो डबल करना था, डबल नहीं किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है XYZ। इसका एरिया है 12.96, इसका एरिया है 635.04। QR की साइड 2.9 है, तो आपसे YZ पूछी है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, किन्हीं भी 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर विच इज 2.9 का स्क्वायर डिवाइड बाई YZ का स्क्वायर, इक्वल होना चाहिए इसका एरिया 12.96 डिवाइड बाई 635.04। देखो अब क्या होगा, अब या तो 29 इस वैल्यू को काटेगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा क्योंकि ये 12 का मल्टीपल है। देखो 12 1 जा 12 और 12 8 जा, तो ये 12 है तो मुश्किल है कटना, 108 पे कटेगा, 108 भी नहीं कटता। तो अब ये वैल्यू इस वैल्यू को जरूर काटेगी। तो यहां से दोनों डेसिमल हटाओ, देखो 12 से काटो इसे पहले, 108 12 से काटा 5 2 कितना बचा 110, तो 12 9 और 24 तो 2 पे जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो 9 से काटा 12, 9 से काटो 9 5 जा 79 बचा, तो 9 8 जा 72 बचा, 9 8 जा। अब इसे डायरेक्ट 12 से काटने की कोशिश करते हैं, 12 से काटते हैं इसे, तो 12 4 टाइम्स और 108 बचा, तो ये 9 टाइम्स, तो देखो ये 49 बच गया ना स्क्वायर। तो आपका आंसर हुआ ये YZ है, सॉरी, तो इधर चला जाएगा YZ का स्क्वायर इक्वल्स टू 2.9 का स्क्वायर इंटू 49। तो 49 किसका है 7 का, तो यहाँ से YZ वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 2.9। तो यूनिट प्लेस मैच कर देना, 9 7 जा 63, एक ही में 63 है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x प्लस वाई sin x माइनस वाई tan 2z। और यहाँ पे माइनस है, इसका ध्यान रखना। तो देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, cos x प्लस वाई माइनस ऑफ sin x माइनस वाई प्लस tan
2z। तो देखो cos x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, जब भी cos में आएगा a प्लस बी या a माइनस बी, तो दोनों cos cos sin sin होते हैं, और जब sin की टर्म्स में आएगा तो एक sin एक cos एक sin एक cos होता है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब आपको ट्रिगो पढ़ाएंगे अच्छे से। और तो अभी के लिए इतना याद रखो, cos x प्लस वाई तो ये होगा cos cos वाले, तो cos x cos y। अब प्लस है तो cos में माइनस आता है यहाँ पे, तो cos सॉरी वेट ठीक है, cos x cos y माइनस sin x sin y। अब यहां माइनस है तो माइनस ऑफ, अब साइन में माइनस ही आता है बट एक साइन एक cos होता है, तो ये हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y प्लस, अब tan टू थीटा क्या होता है, तो ये होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो जब ये ब्रैकेट वाला माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस इसको प्लस बनाएगा, तो किस ऑप्शन में, यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस, बट यहां 2 नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां माइनस माइनस है, ये आंसर नहीं होगा, तो बचा कौन, सिर्फ ये आंसर बचा। ठीक है, देखो यहाँ साइन में थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, cos x cos y, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा बीच में। नेक्स्ट, the graphs of two linear equation will be parallel, coincident, intersecting at one point और intersecting at two points। तो देखो मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था मैंने। अगर इस लाइन की इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन होती है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काटती है। ठीक है, वेट 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 एक सेकेंड, ये इंटरसेक्टिंग नहीं होती, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये होती हैं दोनों पैरेलल लाइंस, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, मतलब सिर्फ पहला पेयर इक्वल है, तो ये होती है हमेशा पैरेलल लाइंस। सेकंड होता है इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है यही इक्वल ना हो रेशियो, तो ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो लाइंस जो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं। थर्ड होती है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब सभी इक्वल हो जाएं, तो ये होती है कोइंसिडेंट लाइन, संरेखी रेखाएं जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। तो चलो अब चेक करते हैं। इन्होंने बोला है x प्लस 2y, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 8, ये 15 और ये 13, तो क्या पता चला, ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो ये किस कंडीशन में था पैरेलल लाइंस, तो ये हो जाएंगी आपकी पैरेलल लाइंस। चलो नेक्स्ट में है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड टू, देखो इसमें रिड्यूस्ड टू बोला है, रिड्यूस्ड बाई नहीं बोला है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब रिड्यूस टू दिस 72.9% इतने पे रिड्यूस हो चुकी है, तो 72.9% होता है वेट ये क्या हो रहा है 72.9%, कोई नहीं आप देखो, तो 72.9 डिवाइड बाई 100, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपकी वॉल्यूम पहले 1000 थी तो अब 729 हो गई, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब होती है, तो मतलब आपकी पहले वॉल्यूम अगर 1000 थी तो अब आपकी वॉल्यूम 729 हो गई, और ये ए क्यूब के इक्वल है, मतलब ये ए क्यूब है और ये ए क्यूब है, इसे A2 क्यूब नाम दे दो। ठीक है, तो अगर ए क्यूब 1000 है तो ए की वैल्यू 10 रही होगी, और ए क्यूब ये वैल्यू है 729 तो 9 रही होगी, मतलब जो क्यूब की साइड है वो 10 टू क्या हो गई है 9, तो कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है साइड, 10% से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रॉम द सैलरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में बहुत रेगुलरली बेसिस पूछा जाता है, वैसे है बहुत इजी। If 15% is used as house rent, 25% ऑफ रिमेनिंग, बची हुई वैल्यू का 25% हाउस होल्ड आइटम पे, 25% ऑफ फिर से रिमेनिंग एंड 15% ऑफ रिमेनिंग। तो ये क्वेश्चन किसका हुआ? ये हुआ रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग का। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकम को इनकम मान लो, जो इनकम है हमने उसे इनकम मान लिया। सबसे पहले खर्च हुआ 15%, तो कितना बचा होगा? 85% बचा होगा। सिमिलरली 25% खर्च हुआ तो बचा कितना? भी बची हुई वैल्यू का। देखो और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। अब आपके पास ये वैल्यू बची, इस वैल्यू का अगर 25 खर्च हुआ तो बचा कितना इस वैल्यू का? 75। अब ये वैल्यू बची कंप्लीट, इस वैल्यू का फिर से 25 खर्च हुआ तो फिर से बचा 75। अब ये वैल्यू बची और इस वैल्यू का कितना खर्च हुआ? 15%, तो बचा इसका 85%। तो एंड में किसके इक्वल दिया है? जो कि ही इज लेफ्ट विद 10404। देखो अब इसे एग्जाम में कैसे करोगे, क्योंकि ये आपको लग रहा है कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव नहीं है। 25 से 3 4 17 20 17 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 और 3 है, तो यहाँ भी 3 और 3 9 होना चाहिए, तो इसे डायरेक्ट 9 से काटो। 9 से काटा, 9 1 जा 9, 14 बचा, 9 1 जा 9, ठीक है। 50 बचा, तो 9 5 जा 45 एंड कितना बचा? 54, तो 6 पे जाएगा अभी। अब इसे 17 से काट दो, तो 17 से कितने पे कटेगा ये? देखो 17 से काटो 102, 7 6 जा 102। अब 102 अगर 115 में से 102 गया तो कितना बचा? 136, तो 8 पे जाना चाहिए, तो 68 पे कटा। अब 17 से 4 पे कटा, तो आपका आंसर हुआ 20 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 4। चलो देखते हैं। 4 4 4 64, 2 इंटू 2 4, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। तो 240 और 16 तो 256 वाला आंसर होगा, जो भी होगा देख लेना, ये वाला आंसर हो गया आपका 256। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स विद अनिल पे। अब तो आप इस पे देखते रहना। शॉर्टेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है। शॉर्टेस्ट लेंथ इफ द इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ द इक्वेशन दिस, नहीं यहाँ पे भी मिस्टेक है, 8y होगा, ये इक्वेशन को चेंज करना, मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं। तो इक्वेशन इन्होंने बोली है 6x प्लस 8y, उसको उधर भेज देंगे तो इज इक्वल टू 48। अब देखो ये इंटरसेप्ट क्या होते हैं? x और y के इंटरसेप्ट। x और y के इंटरसेप्ट का मतलब होता है अगर ये एक प्लेन है, इस प्लेन से अगर एक आप इक्वेशन को पास करोगे, इक्वेशन मतलब लाइन को पास करोगे एक इक्वेशन की, तो वो जो x एक्सिस पे काटती है जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोला जाता है x इंटरसेप्ट, और जिस पॉइंट पे y पे काटेगी इस पॉइंट को बोला जाता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, तो बेसिकली आपको ये लेंथ बतानी है। तो देखो कितना सिंपल है। तो ये लेंथ पता करने के लिए हम देखेंगे ये लाइन इसको x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ कहाँ काटती है। तो इसके लिए हम बचपन से सीखते हैं ये कि यहाँ पे x, यहाँ y, ये a और ये b पॉइंट होता था और ये कोऑर्डिनेट होते थे, फिर हम x और y को 0 रखते थे, ठीक है। अभी आप इतना ही समझो, बाकी मैं पूरा जब आपको चैप्टर कराएंगे अच्छे से तब मैं कराऊंगा। तो अगर मैं x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या हुई? 6, और y को 0 रख दे तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब एक पॉइंट बना 0 6 और एक पॉइंट बना 8 और 0, मतलब ये लेंथ 6 हुई, ये 8 हुई, तो 6 और 8 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस के थ्रू ये लेंथ 10 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, रुको ये रेडी हो गया। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब इन्होंने बोला पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी, तो P जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के कंपैरेटिवली,
PQ and PR be the tangents. PQ and PR be the tangents. Q and R be the points of tangency, मतलब वो इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट है. इफ ROQ 110 है तो ROQ ये एंगल 110 है, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, तो ये कितना बचा 70 डिग्री. तो इन्होंने ये पूछा था. चलो ये बस प्रॉपर्टी याद कराने के लिए आपको दोबारा क्वेश्चन दिया मैंने. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 36, इट्स एरिया कैन नॉट बी मोर देन. तो चलो इस चीज को आप अच्छे से याद रखना. फर्स्ट, अगर पेरीमीटर सेम है, मतलब मैं आपको बताता हूं, अगर पेरीमीटर सेम है मतलब आपको एक रस्सी दे दी जाए और इसका पेरीमीटर P है. अब आपको इससे एक ट्रायंगल बनाना है, इससे एक स्क्वायर बनाना है, एक पेंटागन बनाना है, एक हेक्सागन बनाना है. तो इसमें से मैक्सिमम एरिया किसके पास होगा? तो देखो मैक्सिमम एरिया तब होता है जब आपकी साइड्स मैक्सिमम हो. तो देखो एक P से आप मैक्सिमम साइड का क्या फिगर बना सकते हो? वो आप एक सर्कल बना सकते हो. तो सर्कल में मैक्सिमम होता है और उससे जितनी भी साइड्स होंगी उनमें मिनिमम होगा. तो मिनिमम इसमें होगा, फिर मैं इससे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और कहां तक जाएगा? मैक्सिमम सर्कल तक. अब इसका ऑपोजिट भी याद रखना आप लोग. तो सेकंड है कि अगर एरिया सेम है, मतलब कुछ फिगर्स हैं, एक स्क्वायर है, एक हेक्सागन है, एक सर्कल है, तो अगर इन सभी फिगर्स का एरिया सेम है तो जो यहां पे पड़ा था ना बस उसका उल्टा लगा देना आप. तो यहां पे मैक्सिमम पेरीमीटर किसके पास होगा? जिसकी साइड्स क्या होंगी? मिनिमम. तो यहां पे मैक्सिमम एरिया के लिए साइड मैक्सिमम होनी चाहिए, तो यहां पे मैक्सिमम पेरीमीटर के लिए साइड मिनिमम होनी चाहिए. तो इसको ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था. अब इन्होंने बोला एक पेरीमीटर है 36 ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इट्स एरिया कैन नॉट बी मोर देन. तो मैंने क्या बताया? अगर पेरीमीटर सेम रखना है तो उसका एरिया, देखो इसमें एक चीज और आ गई, अब आप याद रखना. उन्होंने बोला एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 36 है, तो जब साइड सेम होती है तो एरिया मैक्सिमम होता है. तो इसको भी याद रखना आप लोग. अगर साइड्स सेम रखेंगे तो एरिया मैक्सिमम होता चला जाएगा. अगर आप साइड्स को चेंजेस में लेके आओगे, साइड्स में चेंजेस करोगे तो एरिया मैक्सिमम नहीं होगा. तो अगर आपको एरिया मैक्सिमम रखना है, पेरीमीटर 36 है, तो इसकी साइड कितनी होगी? हर एक 12 12 12. तो एरिया इससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना जिसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर 12 × 12. तो 36 √3 से ज्यादा नहीं हो सकता. तो देखो ये ऑप्शंस में मिस्टेक है कुछ. तो ये 36 √3 होगा, ये अंडर रूट पता नहीं क्या लिखा है, देख लेना कोई नहीं. तो 36 √3 ये आपका आंसर है. इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम कम हो सकता है. चलो नेक्स्ट है, अ पुलिसमैन रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट अ थीफ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हिम. उसे एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो चोर है वो उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है. ये थीफ है, ये पुलिसमैन है. द थीफ स्टार्ट्स मूविंग बाई कार एंड द पुलिसमैन स्टार्ट चेजेस हिम बाई कार. ठीक है. द थीफ एंड द पुलिसमैन आर मूविंग एट द स्पीड्स ऑफ 90 एंड 120. तो ये 120 किलोमीटर और ये 90 किलोमीटर पर आवर. एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिस कैच द थीफ. जो पुलिस है वो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगी जाके? तो देखो सिंपल सा है, इसको भगाओ आगे, इसके पीछे पीछे पुलिस भेज दो, तो उसका टाइम निकाल लेंगे. तो इतने टाइम के लिए चोर दौड़ा और उतने ही टाइम के लिए पुलिस वाला भी दौड़ा. ठीक है. तो बेसिकली आपको क्या करना है, टाइम दोनों का सेम है तो टाइम निकाल के पुलिस वाले की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा. तो देखो टाइम कैसे आता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो दोनों के बीच डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर और दोनों की रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर. तो डेसिमल हटाया, कट गया ये 20 पे, ये कट गया, तो ये आ गया 1/20 आवर. और 1/20 आवर मिनट में कितना होता है? इंटू 60 कर दें तो 3 मिनट. इसका मतलब जो पुलिस वाला है 3 मिनट में इस चोर को पकड़ लेगा. अब पुलिस वाला 3 मिनट में कितना दौड़ेगा, ये वो डिस्टेंस है. तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में ऐसे करना है आपको. 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स में
120 किलोमीटर जाएगा पुलिस वाला, बट हमसे तो 3 मिनट में पूछा है, तो इसको 3 मिनट बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दे, 20, तो इसको भी 20, तो पुलिस वाला 3 मिनट में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना, ये आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट विल बी चलो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट पे है, रेट 5% है, टाइम 5 ईयर्स है, 5 ईयर का मतलब 5 इंस्टॉलमेंट होंगी और रेट 5% है। तो आप ध्यान रखना, जब भी 5 इंस्टॉलमेंट है एट 5% एट SI, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट 100%, देन रेट के अकॉर्डिंग आप इसे इंक्रीज करते रहे ना 5 बार। तो 5% है, 5 इंस्टॉलमेंट तक जाना है, तो एक इंस्टॉलमेंट ये हो गई 5%, तो 105 हो जाएगी, नेक्स्ट 110, नेक्स्ट 115, नेक्स्ट 120, तो इन सब का एडिशन करें तो ये वो डेप्ट होगा, ये वो, ठीक है, ये ऋण की कुल राशि होगी, जबकि आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है 200 है। तो देखो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग एक इंस्टॉलमेंट 100% जो कि 200 रुपये के इक्वल है, तो यहाँ से 1% कितना आया, 2 रुपये के इक्वल। इन सब का एडिशन करो, 20, 20 और 10 50 और 550, तो 550% निकालना है। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 550 की क्या होगी, 550 का डबल, तो 1100। चलो नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू साइड BC। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल किसके, BC के। आगे देखते हैं, मीट्स AB एंड AC एट P एंड Q, मतलब इसको P और Q पे इंटरसेक्ट करती है। AP इज इक्वल टू QC, AP इज इक्वल टू QC, AB 12 है, ये कंप्लीट 12 है, एंड द लेंथ ऑफ AQ इज 2, AQ की लेंथ 2 है। अब इन्होंने बोला है, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ CQ, आपको CQ की लेंथ बतानी है, मान लो इसकी X की बतानी है, तो अगर ये X है तो ये भी X हो जाएगा, ये 12 है कंप्लीट, तो ये 12 माइनस X हो जाएगा। अब मैंने बताया था अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके सिमिलर हो जाती है, और सिमिलर होने पर इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होता है, बट इसका इसके साथ नहीं होता है फिर इक्वल, ठीक है, वो मैंने बता रखा है, प्रॉपर्टीज में देखना आप लोग। तो x डिवाइड बाई दिस, हाँ चलो ऐसे ही कर देते हैं, x डिवाइड बाई 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/x होनी चाहिए, ठीक है, और ये नॉट इक्वल्स टू होती है, इसको आप याद रखना PQ बाई BC के। मैंने आपको ये बात बताई थी, छोटे की साइड अपॉन बड़े की साइड, छोटे की साइड अपॉन बड़े की साइड, छोटे की साइड अपॉन बड़े की साइड इक्वल होगी, बट यहाँ पे हम छोटे बड़े की साइड नहीं ले रहे, हम सिर्फ ये साइड बाई ये साइड AQ बाई QC इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर x² इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, ये इक्वेशन इधर आएगी, x² प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 के ऐसे फैक्टर जिनमें डिफरेंस या सम उनका 2 हो, वो कौन कौन हो सकते हैं, 6 और 4। तो देखो अब आप इसे कैसे करोगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक थोड़ी सी ट्रिक बताते हैं, ये याद रखना है आपको। आपको इसके फैक्टर ऐसे करने हैं जिससे उनका डिफरेंस या सम 2 हो जाए, तो आप क्या करोगे, वो फैक्टर 6 माइनस 4, बस इतना लिखना, 6 माइनस 4 जो कि 2 के इक्वल हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अब आप क्या करो, इसका साइन चेंज करो 6 का, तो 6 का साइन चेंज करने पर -6 डिवाइड बाई x² का कॉफिशिएंट 1, सेम इसके साथ कर दो, साइन चेंज किया तो 4 डिवाइड बाई कॉफिशिएंट 1, तो x की ये दो वैल्यू जनरेट होंगी -6 एंड 4। -6 हो नहीं सकती क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो आपकी x की वैल्यू 4 आ गई। क्या पूछा इन्होंने, CQ, CQ कहाँ पे है, CQ ये लेंथ है, तो ये 4 लेंथ है, ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग अ बुक विद 428 पेज। एक बुक है जिसके इन टोटल 428 पेज हैं, तो पहली पेज के कॉर्नर पे यहाँ 1 लिखा होगा, सेकंड पेज पे 2, 3, 4 ऐसे करके अप टू 428 लिखे होंगे। अब वो कह रहे हैं इन सभी नंबरिंग करने के लिए हमें कितने डिजिट्स की, इन टोटल कितने डिजिट, ओवरऑल डिजिट तो 10 होती हैं 0 to 9, बट वो कह रहे हैं कि हमें इसमें कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो 1, 2, 3, अगर ये 20 पेज की एक बुक है तो आपने वंस प्लेस पे
वंस प्लेस पे देखो 1 2 3 4 अप टू 9, देन 11 पे भी वंस प्लेस यूज हुआ, 12 पे भी, 13 पे भी, 14 पे भी, अप टू 20 तक, तो 20 तक तो वंस प्लेसेस यूज हुई। बट टेंस प्लेस की बात करें तो टेंस प्लेस कहां से यूज होना शुरू होती है? वो होती है, देखो इसके बाद आएगा 9 10 11 12 अप टू 20, तो यहां तक तो हमने वंस प्लेस का यूज किया, वंस प्लेस यहां भी यूज हुई है, बट 10 प्लेस यहां से यूज होना शुरू हुई, तो कितनी बार हुई? 10 से लेके 20 तक 11 टाइम्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 31 डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप 1 से लेके 20 पेजेस लिखते हो तो। अब देखो हमें पेजेस लिखने हैं 428, तो 428 पेजेस में आपको वंस प्लेस पे भी लिखने पड़ेंगे, टेंस प्लेस पे भी, और 100 प्लेस पे भी लिखने पड़ते हैं। तो वंस प्लेस पे जो काउंटिंग होती है वो 1 2 3 से लेके सिर्फ 9 तक होती है, बट उसके बाद ये कंटिन्यू कहां तक होगी? 420 तक, 428 तक। कहां तक कंटिन्यू होगी? 428 तक। तो यहां पे डिजिट रिक्वायर्ड होंगी 428। टेंस प्लेस पे क्या होगा? ये स्टार्टिंग की 9 डिजिट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो 428 में से 9 डिजिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली 100 प्लेस कहां से शुरू होता है? 100 से, देन 101, ऐसे करते करते 428। तो आपको ये डिजिट गिननी है टोटल। तो देखो 1 से लेके 428 तक तो कितनी होंगी? 428 डिजिट, उसमें से स्टार्टिंग की कितनी मिसिंग है? 99, तो इसमें से 99 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका आंसर है 428 428 428। इनको प्लस माइनस कर लेना, तो 428 3 बार आया, माइनस 99 और 9 108, ये आंसर है। देखो यूनिट प्लेस डिफरेंट है सबके, तो 8 3 जा 24, ऐसे मान लो 24, और 8 माइनस करोगे तो कैरी होके एंड में 6 आएगा, तो 6 वाला आंसर है 1176। चलो नेक्स्ट, इफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस टचेस द लाइन, जिसकी इक्वेशन ये है, देन रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी CHSL में ही आया हुआ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर 2 3 है और एक लाइन को टच करता है, मान लो ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, देन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो कह रहा है इसकी रेडियस बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो ये तो एक सिंपल सी इक्वेशन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, या फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बोल सकते हो। देखो जब एक पॉइंट है और उस पॉइंट से एक लाइन जिसकी इक्वेशन ax by प्लस c है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन ये है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है a1 b1, तो आपको ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैसे निकाला जाता है? ये होता है मोड ऑफ a1x b1y माइनस c डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ इक्वेशन होता है, इसे याद रखना आप लोग। तो देखो यहाँ पे a1 b1 क्या है? तो a1 b1 तो 2 3 है। xy क्या है? xy a1x, ये क्या लिख दिया मैंने? वेट एक सेकेंड, ठीक तो लिखा है, ठीक है। ये a1 इंटू एक्स, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा ध्यान रखना, कोई नहीं मैं ऐसे बता देता हूं आपको, सुनो इसे। आपका आंसर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस ही होगी, तो रेडियस होगी, देखो मोड ऑफ दिस इंटू दिस, ठीक है, तो दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस से 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 9 में से 2 गए तो ये 10 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 10 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2, तो कितना आया? 5। तो इसका आंसर होगा 5 यूनिट, सॉरी ये 5 आया था ना, मिस्टेक कर दी मैंने, तो ये 10/5 आएगा जो कि 2 यूनिट हो जाएगा, तो 2 यूनिट आंसर होगा।
तो चलो आप एक इक्वेशन और लिख लेना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये याद रखना, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वेयर, ठीक है। इसे याद रखना आप लोग। ये a और b क्या है, देखो इसका क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छे से सुनना। इसका क्वेश्चन ये होगा, अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो 1 2 है और इसकी रेडियस 3 यूनिट है, तो आपसे इसकी इक्वेशन पूछी जाएगी। तो मैंने क्या बताई, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस ए, तो x माइनस ए क्या है यहाँ पे 1, तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी क्या है 2 स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो इससे जो इक्वेशन जनरेट होगी वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगी और वही इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेना, मैं एक बार हट जाता हूं थोड़ा सा, इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹2400 ड्यू इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ 5%। देखो इस क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं क्या प्रेजेंट वर्थ होगी, प्रेजेंट वर्थ क्या हो किसी भी चीज की जो 2400 ड्यू हो जाए, मतलब ये जो वैल्यू है 4 इयर्स बाद 2400 ड्यू हो जाए। ड्यू होने का मतलब आप इसे अमाउंट बोल सकते हो SICI की टर्म में। अमाउंट 2400 हो जाए, रेट 5% हो और टाइम 4 इयर्स हो और ये SI की टर्म में हो, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल है, ये प्रिंसिपल ही पूछ रहा है आपसे। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल की टर्म में क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल, सॉरी SI की टर्म में P ब्रैकेट 1 प्लस RT अपॉन 100 ये होता है। या फिर आप इसे डायरेक्ट कर देना, अगर आपको एक साल में 5% तो 4 साल में 20%, 20% तो इंटरेस्ट देना है, तो 100% प्रिंसिपल भी था, तो 100% प्रिंसिपल 20% उस पर इंटरेस्ट, तो आपको 120% रिटर्न देना है जिसकी वैल्यू 2400 है। तो अगर 120% की वैल्यू 2400 है तो 1% की क्या हो गई 20 हो गई और 100% वो प्रेजेंट वर्थ है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000। तो ये इसका आंसर होगा, है क्या 2000? हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल B 90 डिग्री, इसमें एंगल B 90 डिग्री है। अब इन्होंने बोला है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, सॉरी A एंगल 90 डिग्री है ना, तो मैंने मिस्टेक कर दी, दोबारा बनाते हैं। एंगल A 90 डिग्री है, ये B है, ये C है, यहाँ पे 90 डिग्री। AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इफ द एरिया ऑफ ABC, मतलब कंप्लीट का एरिया 63 है और ACD का एरिया 7 है, AC 5 है, तो आपसे BC पूछी है, ये वाली लेंथ आपसे कंप्लीट पूछी है। तो देखो इसमें सिमिलरिटी लगेगी, अगर एरिया यूज किया और साइड का यूज किया तो सिमिलरिटी पक्का लगेगी। तो देखते हैं यहाँ पे सिमिलरिटी, हमें ये छोटे ट्रायंगल का एरिया दिया है और कंप्लीट बड़े ट्रायंगल का एरिया दिया है, तो हम इस छोटे में और बड़े में सिमिलरिटी लगा देंगे। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। तो अगर हम देखें यहाँ 90 के सामने कौन 5, तो बड़े में 90 के सामने कौन क्वेश्चन मार्क, तो इन दोनों का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए इनके एरिया के रेशियो के इक्वल। तो इसका एरिया 7 यूनिट और इसका एरिया 63 यूनिट, बस इतना सॉल्व करना था आपको। तो ये कट जाएगा 9, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ जाएगा यहां से 5 का स्क्वायर 25 इंटू 9, तो इसकी जगह 5 और इसकी जगह 3, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो 15 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं आपको थोड़ी प्रॉपर्टी याद हो जाए अच्छे से।
What is the area of the region created by two linear equations 2x plus y is equal to 6, 2x minus y is equal to -2 and bounded by these lines and the x axis? तो उसने बोला है 3 लाइन से घिरा हुआ होना चाहिए वो एरिया, 2x plus y is equal to 6 से, सेकेंडली 2x minus y -2 से, और थर्ड x एक्सिस से भी घिरा होना चाहिए। तो देखो आपको सिर्फ इन 3 लाइन का यूज करना है, यहाँ पे y एक्सिस का आप यूज नहीं कर सकते। तो जब भी ये क्वेश्चन, अभी मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जब भी ये क्वेश्चन आए हमें किस एक्सिस का यूज करना है, सिर्फ x एक्सिस का। तो हम x एक्सिस बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, 2 लाइन बनाएंगे, तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये x एक्सिस है। तो इन तीनों ने किस एरिया को घेरा हुआ है, यही तो घेरा है। तो आपको बेसिकली इसका बताना है। अब आप देखो इस लाइन का x इंटरसेप्ट निकाल लो कि ये लाइन x एक्सिस पे कहां काटेगी। अगर x एक्सिस पे काटेगी तो y 0 होगा, तो ये बनी 3, ठीक है, ये यहां आ जाएगा 3 0। जब हम सेकंड में इसको 0 रखते हैं तो x आ जाएगा -2/2, तो ये हो जाएगा -1 और 0। अब देखो आपको इस ट्रायंगल का बेस पता लग गया। तो देखो -1 से 3 तक कितनी लेंथ होती है, यहां बीच में 0 0 भी आया होगा कहीं, ओरिजिन। तो -1 से 3 तक वैल्यू होती है 4 यूनिट वैल्यू होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट अभी निकालनी पड़ेगी हमें। तो देखो ये हो जाएगा आपका, ये हाइट होगी इसकी। देखो जो हाइट है इसको कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस, और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का y होगा। तो हमें यहां से y निकालना है इस इक्वेशन में से। तो y निकालने के लिए x को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट ये पहले से ही है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, तो y प्लस वाई 2y, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, वेट इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई। तो मतलब जो y होगी, ये y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे x पता नहीं क्या है, x हमें निकालना भी नहीं, y हमने 4 निकाल लिया, तो इसकी हाइट भी क्या हुई 4 यूनिट। तो आंसर हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 4, तो 8 होगा, है, ठीक है ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 17। देखो रिमाइंडर को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ में आपको रिमाइंडर कराएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कराएंगे, डिविजिबिलिटी कराएंगे, बार कराएंगे, नंबर सिस्टम पूरा कराएंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नंबर सिस्टम या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री या अर्थमेटिक का कोई टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक लगे कि आपको करवाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट हम शुरू कराएं, ठीक है। तो वो करा देंगे आपके अकॉर्डिंग। अभी बस हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इसके बाद जो जितनी भी वीडियोस आएंगी एग्जाम ओवर होने के बाद, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से आएंगी, और जो प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या CHSL के लिए, JD के लिए, CPO के लिए, और अदर एग्जाम्स के लिए, रेलवे के लिए, CDS के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। तो देखो अगर आप एक नंबर को 17 से डिवाइड करोगे, जैसे ये पूरा नंबर है, इसको 17 से करना है, तो ज्यादा बेटर तरीका क्या होता है, इन्हें इंडिविजुअल डिवाइड करो। 17 से किया 9 बचेगा, 17 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा। अब 9 इंटू 2 18 इंटू 3, और इसे फिर से 17 से करेंगे क्योंकि 17 से बड़ा रिमाइंडर नहीं बच सकता है, तो इसे 17 से किया 1, तो 1 इंटू 3 रिमाइंडर 3 बचा। तो ये बस इसलिए कराया कि आपको याद हो जाए, रिमाइंड आ जाए, थोड़ा सा रिकॉल कर लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC आर 3 पॉइंट सच दैट AB 11, BC 13, AC 24, नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ABC। तो देखो इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं ABC, इन्होंने बोला है ये 11 है, BC 13 है, और ये 24 है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किन्हीं भी दो साइडों का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, ये इक्वल टू भी नहीं हो सकता। तो क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल है? अब क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। देखो सर्कल तो एक ही पास होता, लेकिन ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। आप लोग इसका आंसर 1 मत लगाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं। अब आपका जो कल थोड़ा एग्जाम है उसके लिए आप सुन लेना, आपको एग्जाम में क्या क्या थोड़ा सा टिप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए।
देखो टाइम को कैसे मैनेज करोगे, टाइम मैनेज करना बहुत ईजी है। आप अपने सेक्शंस को डिवाइड कर दो कि मुझे इतने 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 टाइम में सभी सेक्शंस को करना है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। अगर उससे ज़्यादा टाइम दोगे तो किसी और सेक्शन का टाइम खा जाओगे। तो आप देखो याद क्या रखोगे, मैंने लिखा था ये। तो रीजनिंग में आपको फर्स्ट राउंड जो होगा, फर्स्ट राउंड मतलब जब हम इजी क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, तो उस वाले राउंड में आपको किसी भी क्वेश्चन में, जैसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं बॉक्सेस वाले आते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, मुझे क्लियरली नहीं पता, 2 4 यहाँ पे 13 लिख देगा, ऐसे करके यहाँ भी नंबर और यहाँ क्वेश्चन मार्क देगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा तो इसे स्किप कर देना, हम दोबारा आके देख लेंगे। क्योंकि अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ये आपसे नहीं होगा। जब आप एग्जाम में कुछ पार्ट ऑफ एग्जाम आप जब कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तब आप इस क्वेश्चन पे वापस आना। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको अटेम्प्ट करेंगे, रीजनिंग को, जिसमें आपको 13 to 14 मिनट्स लगनी चाहिए आइडली, और 22 से 23 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे इंग्लिश पे, जिसमें 6-7 मिनट लगेंगे, 25 क्वेश्चन कर लोगे। मतलब इसमें 25 नहीं तो एटलीस्ट आपके 23 24, बट इसमें वापस नहीं आते, तो इसमें आपको एक ही बार में अटेम्प्ट करना है। जीएस देखो मैंने क्या लिखा है, जीएस के सामने जितने हों, मतलब जितने आपको आते हो तो करने को तो हम सारे कर लेंगे, बट आपको जितने क्वेश्चंस हों कि हाँ मुझे ये क्वेश्चंस आता है अच्छे से। देखो जीएस में एक चीज आप क्या करना, अगर आप श्योर हो कि आपका आंसर ए और बी में से है, ठीक है, आप श्योर हो कि आपका आंसर ए और बी में से है, तब आप तुक्का मार सकते हो, तब आप इस पे तुक्का मार देना, अदरवाइज तुक्का मत मारना। बट ऐसा ना हो कि आप तुक्का लगा रहे हो ए और बी में और एक्चुअल आंसर सी और डी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप किसी जीएस के किसी क्वेश्चन में, मैथ्स के क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है आपको, जीएस के किसी क्वेश्चन में अगर आप रुक गए हो कि हाँ आपको पता लग गया कि इन दो में से एक आंसर है, ए या बी या जो भी दो ऑप्शन हैं उनमें से कोई एक आंसर है, तो आप क्या करना, उसमें तुक्का मार सकते हो, बट ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन करने बस। चलो इसके बाद आता है मैथ्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे सब्जेक्ट को खा भी जाएगा और बना भी देगा। तो देखो मैथ्स को जब आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो आप 20 to 20 मिनट्स लेना और 21 to 22 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मस्ट है करना। इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो जब आप ये पूरा अटेम्प्ट कर दोगे जितना मैंने बताया फर्स्ट राउंड में, तो आपकी अराउंड 44 to 49 मिनट लगेंगे। हो सकता है वो 50 to 53 मिनट भी चली जाए, कोई नहीं, बट आपके क्वेश्चंस काफी सारे हो जाएंगे। यहाँ से देखो 22 25 जितने हों, 21 22, तो अब जितने भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं रिमेनिंग, आप किस पे जाओगे, सिर्फ रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन पे वापस आप जाओगे, रीजनिंग के मैथ्स के, क्योंकि जीएस के तो जो आपको आता था वो टिक कर चुके हो, और इंग्लिश में सोचने लायक कुछ होता नहीं है इतना ज्यादा। तो आप सिर्फ उन 7-8 मिनट में मैथ्स के और रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं, जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, आप उन क्वेश्चंस पे वापस जाना और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, इसके बाद इतना ध्यान रखना आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपका हमेशा जो अप्रोच होगी, फर्स्ट इजी क्वेश्चन को टारगेट, देन मॉडरेट को, देन टफ क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम मार्क्स कैरी करता है, तो आप इसीलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को ही टारगेट करोगे। ठीक है, चलो इसके बाद डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आपको कभी भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना, गलती से भी मत करना। जैसे ही आपको लगे कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो मैथ्स का, मेनली ये मैथ्स और रीजनिंग पे ही होगा आपके साथ, एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से प्लस टाइम लगने लग जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट से प्लस टाइम लगने लग जाए तो ट्राई कर देना उसी टाइम छोड़ दो उसे। इधर 1 मिनट में करो और नहीं होता 1 मिनट में तो उसे छोड़ देना नेक्स्ट के लिए, और अगर लग रहा है कि नहीं 1 मिनट नहीं मैक्सिमम हो जाएगा 1.5 मिनट में, तब भी आप ट्राई कर लेना, बट ज्यादा क्वेश्चंस मत करना है ऐसे। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, हो गए मेरे कहने के बाद भी हो गए, बट कोई नहीं, थोड़ा सा देखो नर्वस हो सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो नर्वस वही होता है जिसने तैयारी अच्छे से की है। अगर आपने तैयारी नहीं की है, आपको रिजल्ट तो ऑलरेडी पता, आप फेल होने वाले हो। जैसे मेरे को अगर क्या कर दिया जाए कि बोल दिया जाए कि उसेन बोल्ट के साथ दौड़ना है कल से, तो मैं नहीं दौड़ सकता, मुझे पता है, तो उसमें मैं नर्वस नहीं होऊंगा, तो मुझे पता है ऑलरेडी मैं हारना ही हूं। तो ऐसे केस में आपको पैनिक होगे, नर्वस भी होगे, 2 क्वेश्चन एक साथ गलत होंगे या एक साथ आपके आंसर नहीं आएंगे मैथ्स में या रीजनिंग में, आप पैनिक करोगे, बट उसको ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। आप उन क्वेश्चंस पे टिके मत रहना, वरना वो आप और ज्यादा नर्वस होते चले जाओगे। डिफिकल्टी इन डिफरेंट सेक्शंस इन डिफरेंट शिफ्ट, इसका मतलब
देखो जैसे मान लो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस है, तो हर शिफ्ट में जरूरी नहीं है कि मैथ्स ही बहुत अच्छा हो, किसी शिफ्ट में हो सकता है रीजनिंग अच्छी हो। मतलब इनको बैलेंस करने के लिए रीजनिंग मैथ को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनसे शफल किया जा सकता है। तो किसी भी सेक्शन को किसी भी शिफ्ट में, किसी भी सेक्शन को किसी भी शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो थोड़ा सा हो, ऐसा नहीं कि आपका मैथ बहुत मुश्किल आ गया तो आपका पेपर क्लियर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजनिंग मुश्किल, सॉरी उस टाइम रीजनिंग आसान हो, इंग्लिश आसान हो सकती है, या जीएस भी आसान हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आपको बताते हैं। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, अब थोड़ा कट ऑफ की बात करते हैं। लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी? 151 के नियर बाई थी, क्योंकि वैकेंसी कितनी थी? नियर बाई 8K थी, 8.7K या जितनी भी थी, 8K के नियर बाई थी, 8.5K के नियर बाई। अब इसमें एसएससी ने कितने बच्चों को पास किया था? अराउंड 85,000 के आसपास, क्योंकि देखो वैकेंसी 8.7K के नियर बाई थी, तो एसएससी ने अप्रोक्स 9 टाइम्स बच्चों को पास किया था, 8 to 9 टाइम्स। अब वैकेंसी कितनी है? अब आपके सामने वैकेंसी है 18K के नियर बाई। तो अब अगर हम इसका 10 टाइम्स भी करें, जो कि 180 होता है, बट हम फिर भी स्टिल 9 टाइम्स ले लेते हैं, जो कि 162K हो जाएगा। तो इसका मतलब एसएससी को 1,62,000 बच्चों को पास करना है, और लास्ट ईयर सिर्फ 85,000 को पास किया था। तो इस बार पेपर निकालने के ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब प्री में क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखो इस बार कट ऑफ का थोड़ा ध्यान रखना। कट ऑफ नियर बाई होगी 130 to 135 तक जा सकती है, इतनी आपकी कट ऑफ होगी। बट ये नॉर्मलाइज मार्क्स की कट ऑफ है, तो अगर आपके मान लो अज्यूम करते हैं कट ऑफ 135 है, तो आपके अप्रॉक्स 130 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। 130 प्लस मार्क्स होंगे तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन 135 पे जंप करा देगा। तो देखो अब आप समझना इस चीज को, अगर आपके 120 प्लस आ रहे हैं तो आप मे बी वाली सिचुएशन में हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। ये आपका डिपेंड करेगा किस पे? नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन ने मार्क्स बढ़ा दिया आपके, तो हो सकता है आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओ, और अगर नॉर्मलाइजेशन ने डिक्रीज कर दिया, जो कि होता नहीं, डिक्रीज नहीं करेगी, तो आप हमेशा मे बी के उसमें रहोगे। अगर आपके 130 प्लस हैं तो 90% चांसेस हैं कि आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। 90% चांसेस है आपका प्री इजीली क्लियर हो जाएगा, या 90 to 80 मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। बट अगर आपके 140 प्लस मार्क्स हैं तो आपके 100% चांसेस हैं आप क्लियर कर जाओगे। तो आप जब एग्जाम दे के आओगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में या मुझे टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे, मुझे एक बार बताना कि एग्जाम का कैसा पैटर्न आ रहा है, एग्जाम का लेवल कैसा है। या मैं आपको कल, हो सकता है कल की एक वीडियो दे आपको, तो उसमें एनालिसिस भी मैं करके बता दूंगा कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ध्यान रखना, आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम देना, आप आराम से निकाल लोगे, इतना मुश्किल नहीं होता है। आप पहले प्री निकाल के आओ, ठीक है, आप प्री निकालो, मेंस मुझ पे छोड़ दो, मैं मेंस के लिए अपने आप करा दूंगा आपको, ठीक है। मेंस के लिए मैं आपको बहुत बहुत कंटेंट दे दूंगा जो कि सफिशिएंट होगा मैथ्स में क्लियर करने के लिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, बट मैथ्स में क्लियर करा दूंगा आपका। तो मेंस में ध्यान रखना, कुछ टॉपिक नए ऐड हो रखे हैं। तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, और नेक्स्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये तीन भी लाएंगे। जब आपकी प्री की आंसर की आ जाएगी तब आपको थोड़ा पता लग जाएगा आपको कि आप क्लियर कर पा रहे हो या नहीं प्री को, तो तब उसके बाद हम आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम 140 प्लस होना चाहिए, ठीक है। चलो बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब भी करो और बाकियों से भी कराओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो, ठीक है। बच्चों की हेल्प होगी, हमारी भी हेल्प होगी। ओके, चलो थैंक यू सो मच, जय श्री राम।